हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है हमारे पास क्लास 10th की बारी। हमेशा 12th की वीडियो आती है, आज है हमारे पास 10th क्लास। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में भी आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा या विद्युत बोलते हैं। तो आज हमारे पास किसकी बात है, आज 10th की। तो बहुत सारे 10th वाले बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन बार बार एक ही वर्ड बोल रहे थे कि सर हमारी वीडियो कब आएगी। तो आज आपकी बारी है भैया, आज आपका क्लास है, ठीक है। तो हमारे पास 10th क्लास है और आज हम बात करें 10th फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 10th फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। पूरे चैप्टर की वीडियो आएगी एक एक सीरीज में, एक के बाद एक करके। तो आप आराम से चैनल से आकर के सभी वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये तो भी पहली वीडियो है हमारी। चलिए, तो जो 10th फिजिक्स है इसमें हमारे पास आता है जो चैप्टर है, चलिए तो यहाँ पे चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये लिखा गया है। बाकी आप अगर रेफरेंस के तौर पे किसी बुक को यूज कर रहे होंगे तो वहां पे हो सकता है ये लिखा हो इलेक्ट्रिक करंट, इसकी हिंदी हो जाएगी विद्युत धारा। कोई दिक्कत नहीं, सबका मतलब एक होता है, अलग अलग बातें हैं, बोलने का तरीका है बस। तो आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत प्यारी सी चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी किया होगा क्लास में या घर पे, जैसे कि अगर हम कंघी क्या करें, बालों में रगड़ें, और बालों में रगड़ने के बाद हम क्या करें, कंघी को जब कागज के पास लाते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो कंघी उनको चिपकने लग जाती है, उनको आकर्षित करने लग जाती है। तो सवाल आता है आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। तो उसका जवाब आएगा, उसका रीजन है आवेश। कौन है, आवेश है। एक वो पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, जैसे इस कमरे में लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पे जैसे लाइट जलती है, तो लाइट क्यों जलती है, उसका भी रीजन कौन है, आवेश है। कौन है, आवेश है। तो जो हमारे पास विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इसके पीछे चलते हैं तो हमने ये देखा कि आखिर इस विद्युत का कारण कौन है, इस इलेक्ट्रिसिटी का कारण कौन है। तो कारण निकल के आता है क्या, आवेश। क्या निकल के आता है, आवेश निकल के आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहां बात किसके बारे में करने वाले हैं, आवेश के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट आएगा हमारे पास, क्या आएगा, आवेश आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास हेडिंग, आवेश। इसको क्या बोलेंगे, चार्ज, CHARGE, चार्ज। क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, किसे बोलते हैं सर, आवेश। अब इसको जरा हम समझते हैं। तो हमने देखा कि चार्ज आखिर क्या है। तो हमने देखा, परिभाषा जब बात करेंगे तो हमने देखा कि जो आवेश होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है। ध्यान सुनना, अब बड़ी बड़ी बातें आएंगी आपके पास, ठीक है। आप क्लास 10th में हैं, इसलिए अभी 12th में होते तो ये सब आपको बहुत आसान लगता है। बस आप 10th में हो, पहली बार पढ़ लो। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जिस वर्ड को बताने में मुझे बड़ा समय लग जाएगा। टॉपिक, थ्योरी, कंसेप्ट, टॉपिक, ये डेरी वो तो हेडिंग की बात है। एक एक शब्द ऐसे सभी यहाँ पे आने वाले हैं जिनको बताने मुझे काफी समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से बताऊंगा, एकदम क्लियर शब्दों में, और आपको एकदम समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखो, आवेश, तो हमने क्या बोला कि आवेश क्या होता है, आवेश वस्तु का गुण होता है, वस्तु का गुण होता है। तो अगर देखो, मैं यहाँ पे पूरी परिभाषा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे परिभाषा को बोलूंगा, जो उसकी परिभाषा का मेन पार्ट होगा उस पार्ट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, चलो लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पे, जिसके कारण वह वस्तु, जिसके कारण वह वस्तु क्या करती है, विद्युत क्षेत्र, हाँ क्या करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, या उसके प्रभाव का अनुभव करती है, या उसके प्रभाव का अनुभव करती है।
उसके प्रभाव का अनुभव करती है। फिर से एक बार, आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये तो उत्पन्न करेगा, या वहां पर अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके प्रभाव क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है विद्युत क्षेत्र ये, तथा एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको क्या करेगा, या तो उत्पन्न करेगा या इसको प्रभाव का अनुभव करेगा। उसका कारण कौन है, आवेश है। कौन है, आवेश है। जैसे जब हमने कंघी को बालों में रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते जैसे यहां पास में, तो वैसे ही कागज के टुकड़े जो हैं वो ऊपर आकर्षित होने लग जाते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जब वो आकर्षित हो रहे हैं उसका कारण कौन है, उसका कारण है आवेश। कौन कारण है, आवेश कारण है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपके घरों में भी लाइटें लगी हुई हैं, जैसे मैं बटन को ऑन करता हूं वैसे लाइट जल जाता है, जैसे बटन को ऑफ करता हूं वैसे लाइट बंद हो जाता है। तो इस लाइट का जलने का या बंद होने का भी कारण कौन है, आवेश है। कौन है, आवेश है। तो इसका मतलब कि आवेश में कुछ एक दो पार्ट और भी ऐसे हैं जिसके कारण उसमें अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी आ रही है, और वो है आवेश की अवस्था, कि आवेश रुका हुआ है, आवेश गतिमान है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं आखिर ये क्या है। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वस्तु का गुण है। क्या लिखा, वस्तु गुण है। देखो भैया, ये फिजिक्स, यहाँ पे अगर वर्ड का बड़ा मतलब होता है, अगर यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है तो वो ऐसे ही लिखा होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं इसी को डिस्क्राइब करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां मैंने क्या लिखा, वस्तु गुण है। आवेश किसका गुण है, वस्तु का गुण है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हमारे पास कोई मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, अगर मैं फिजिक्स में इसके बारे में बात करूंगा तो दो टाइप से बोलूंगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये वस्तु का गुण है, क्या है, वस्तु का गुण है, या मैं बोलूंगा पदार्थ का गुण है। किसका गुण है, पदार्थ का गुण। तो जरा समझिएगा ध्यान से, देखो अगर मैं वस्तु का गुण बोलूंगा ना तो इसका मतलब होगा कि उस वस्तु में जितनी उसकी मात्रा होगी, जितनी उसकी मात्रा होगी उससे उसके मान पे प्रभाव पड़ जाएगा। मात्रा कम तो प्रभाव कम, मात्रा ज्यादा तो प्रभाव ज्यादा। तो यहां पे वस्तु का गुण का मतलब क्या हो जाएगा कि मात्रा से प्रभाव पड़ता है, मात्रा से प्रभाव पड़ता है, मात्रा से प्रभाव पड़ता है। पदार्थ का गुण उल्टा, जी इसी का उल्टा, मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है। एकदम आसान आसान शब्दों में इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में वैद्युत क्षेत्र, हिंदी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र हो गया, मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे पदार्थ के गुण में जैसे मान लीजिए आप क्या हो गया, जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो ठीक है, बट अभी इसको मैं अलग से और समझाना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल हम लोग क्या जो हमें पढ़ना है, क्या, विद्युत। तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। तो जो वस्तु का गुण है वो कौन है, विद्युत धारा है। अच्छा, पदार्थ का गुण है, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करूं, आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश। चलो अच्छा ठीक है, यही लिखा रहने दें क्योंकि प्रॉपर तो उसके बारे में बात कर नहीं रहा हूं। तो पदार्थ गुण, अगर पदार्थ गुण आएगा तो मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में आप मान सकते हो हमारे पास है विशिष्ट प्रतिरोध। एग्जाम्पल में क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। एक सेकेंड जरा चेक करते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वस्तु का गुण है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ, और ये हमारे पास पदार्थ गुण है जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध हुआ। अब इसको जरा समझना, एक बार मैं इसको पूरा रिवाइज कराता हूं आपको, सुनिए। हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। विद्युत को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास रीजन कौन आया, आवेश आया।
कौन रीजन है? आवेश। अभी आगे हम इसी को करेंगे, समझ में आ जाएगा। कौन रीजन है? आवेश है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। हमने क्या बोला परिभाषा में कि आवेश, आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण, मतलब आवेश के कारण, जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न करेगा, या तो उत्पन्न करेगा, या अगर वहां पे पहले से है तो उसके प्रभाव को अनुभव भी कर सकता है। तो ये कौन है? आवेश कहलाएगा। कौन कहलाएगा? आवेश। अब यहां परिभाषा में मैंने क्या लिखा? वस्तु का गुण है। किसका गुण है? वस्तु का गुण है। अगर वस्तु गुण होता है बाबूजी तो उसका मतलब अलग होता है, और अगर कहीं पर पदार्थ गुण लिखा है तो उसका मतलब अलग होता है। अब इसको समझना, अगर मैंने बोला कि आवेश किसका गुण है? वस्तु गुण है, तो इसका मतलब कि अगर कहीं पर आवेश का मान कम तो वहां पे उसका मान भी कम, जो उसका गुण आएगा उसका मान क्या कम हो जाएगा, और अगर आवेश का मान ज्यादा तो उसका गुण भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का गुण होता है उसमें मात्रा से प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसका प्रभाव भी ज्यादा हो जाएगा, अगर मात्रा कम हो जाएगी तो प्रभाव कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगर आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं तो वहां विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर आवेश का मान कम हो जाएगा, आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो विद्युत धारा का मान भी कम हो जाएगा। देखो आया ना इस पे। लेकिन अगर फिजिक्स में कहीं पर भी लिखे कि पदार्थ का गुण है, किसका गुण है? पदार्थ का गुण है, अगर वो पदार्थ का गुण होगा तो मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे कि विशिष्ट प्रतिरोध, और भी एग्जाम्पल है, जैसे ऊष्माधारिता हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया। बट मैंने इन दोनों का नाम इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, तो चीजों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे कि अगर हमारे पास वस्तु का गुण है तो मात्रा से प्रभाव पड़ता है, अगर पदार्थ का गुण है तो मात्रा से प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके बारे में हुआ? ये आवेश के बारे में हुआ। अब आगे हम आवेश की स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। आवेश की अवस्था की गतिमान अवस्था में, विरामावस्था में, इसके बेस पे आवेश को बांटा गया है, इसके बेस पे आवेश के जो प्रॉपर्टी होती है उसको अलग अलग किया गया है। तो अब उसके बारे में बात करेंगे। इसे जल्दी से आप राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको मिरेज करके आपको स्लाइड में मिलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, तो हमने देखा आवेश के बारे में, ठीक है, कि आवेश में दो प्रॉपर्टी के हिसाब से, किसके हिसाब से? आवेश के वस्तु के आधार पे और पदार्थ के आधार पे। बट अब आगे हम क्या देखने वाले, इसे जरा देखिएगा। देखो यहां पे हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? आवेश के बारे में बात करने वाले हैं। तो आवेश की इंग्लिश क्या होती है? चार्ज। क्या होती है? चार्ज होती है। तो इसको लेकर के हम आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुनना बात को मेरी। देखो सबसे पहले हमारे पास जो आवेश आएगा, सबसे पहले हमारा जो आवेश है वो कहां पे है? रेस्ट में है। कहां पे है? रेस्ट में है। रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम। क्या बोलते हैं? विराम। विराम का मतलब रुका हुआ, विराम का मतलब रुका हुआ। तो यहां पे जो आवेश है वो क्या है? विराम है, विरामा अवस्था में है। अच्छा, विराम अवस्था में है। यहां पर जो आवेश है वो किसमें है? मोशन में है। किसमें है? मोशन। तो मोशन का मतलब गति, मोशन का मतलब गति। अच्छा, तो इसमें भी एक थर्ड पार्ट आता है हमारे पास। इसमें भी क्या होता है? आवेश मोशन में होता है। आवेश क्या होता है? मोशन होता है। और आवेश क्या करता है? गति। सर चलिए सर, ये तो हमने मान लिया कि आप ठीक बता रहे हो, लेकिन ये दो पॉइंट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो इनको जरा हम बात करेंगे, इनके बारे में समझेंगे। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग। देखो अगर बाबूजी आवेश है तो आवेश कुछ ऐसी स्थितियों में पाया जा सकता है। कैसी? या तो आवेश रुका होगा, या तो आवेश रुका होगा, उसको बोलेंगे रेस्ट। क्या बोलेंगे इसमें? रेस्ट। लेकिन अगर आवेश गति कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। तो सर आवेश गति कर रहा है, दोनों में से एक का नाम लीजिए ना। दो बार आपने नाम क्यों लिखा? क्योंकि जो गति है, गति करने के तरीके से बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने 9th को बखूबी पढ़ा होगा तो आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा गति, मोशन। वहां पे आपको बताया होगा कि गति दो प्रकार से होती है मुख्य रूप से। एक होती है एक समान और एक होती है असमान। एक समान को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और एक को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको लेकर के उसी बात किया रहा है। तो यहां पे एक प्रकार की गति होगी जिसमें क्या होगा? त्वरण जीरो होगा।
जिसमें ए का मान क्या होगा 0, ए का मतलब त्वरण, ए का मतलब त्वरण, नहीं पता तुम लोग को भाई, क्या पढ़ा आप लोगों ने, नाइन्थ पढ़ता कौन है, क्यों भाई, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर एक का मान 0 कब होगा, जब वह जो हमारा आवेश है वो एक समान रूप से गति करे। कैसे गति करे, एक समान रूप से गति करे, क्योंकि भैया जी आपने पढ़ा होगा, चलो एक बार पूरा नाम लिखे पहले इसका, कैसे गति कर रहा है, एक समान रूप से गति कर रहा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत प्यार समझा रहा हूं। आवेश अगर रुका हुआ है, आवेश अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब वहां तो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आवेश गति कर रहा है तो आवेश गति दो टाइप से कर सकता है। कितने टाइप से, दो टाइप से कर सकता है। एक तो होता है एक समान गति, क्या होता है एक समान गति, इसकी इंग्लिश होती है यूनिफॉर्म, क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर आवेश गति कर रहा है तो उसमें त्वरण का मान यहाँ पे 0 होगा, लेकिन अगर आवेश गति कर रहा है तो हो सकता है त्वरण का मान 0 ना हो, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब त्वरण का मान 0 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कण है वो असमान गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, असमान गति कर रहा है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बहुत बेसिक से बता रहा हूं भाई, बहुत बेसिक से, और बहुत बेसिक से बता रहा हूं, बहुत अंदर जाके बता रहा हूं। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने इसको पढ़ा होगा ना तो किसी टीचर ने अभी तक आपको इसे नहीं पढ़ाया होगा। अगर मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं तो बखूबी बहुत आराम से प्यार से आप पढ़िए, कोई मतलब नहीं किसी से, आप पढ़िएगा सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता या कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे पास बाबूजी चार्ज है, चार्ज 3 स्टेट में 3 अवस्थाओं में हो सकता है, या तो वो विरामावस्था में होगा। कैसे होगा, विरामावस्था में होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, याद कर लीजिएगा, अगर आवेश विरामावस्था में है और मैं आवेश के बारे में पढ़ रहा हूं, अगर आवेश विरामावस्था में है और मैं आवेश के बारे में पढ़ रहा हूं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELECTROSTATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने लिखा है, समझाया कहां है, जब समझा दे फिर ना समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत है। आगे देखो, यहां पे आवेश क्या कर रहा है, मोशन में, क्या कर रहा है, मोशन में। तो यहाँ पे त्वरण का मान क्या है, 0 है, त्वरण का मान क्या है, 0 है। अगर त्वरण का मान 0 है तो वहां पे गति कैसी होगी, एक समान। अब सुनना मेरी बात ध्यान, देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या नाम से, त्वरण, कि त्वरण आखिर कहते किसको हैं, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन वेग में, अगर वेग बढ़ रहा हो चाहे वेग घट रहा हो, चाहे वेग बढ़ रहा हो चाहे वेग घट रहा हो, हर स्थिति में क्या होगा, त्वरण होगा। लेकिन अगर वेग ना तो बढ़ रहा है और ना तो घट रहा है तो वहां पे त्वरण का मान क्या होगा, 0। तो यहां पे अगर ए का मान 0 है तो इसका मतलब एक समान गति होगी। क्या गति होगी, एक समान गति होगी। तो यहां पर जब आप आओगे तो यहां पे बाबूजी आपके पास प्यारा चैप्टर आएगा, और उसी चैप्टर का नाम है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट नाम है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा हमारे पास क्या है, मोशन में ही है, बट यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे त्वरण है, यहाँ पे त्वरण है क्योंकि त्वरण का मान 0 नहीं है। और अगर त्वरण होगा तो इसका मतलब वेग एक समान नहीं होगा, वेग एक समान नहीं होगा, वेग या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। तो यहां पर ये क्या आएगा, यहां पर इसका नाम आ जाएगा, इसको बोलते हैं त्वरित गति। पहली बात आप ये भी याद रख सकते हो, क्या बोलते हैं, त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब ऐसी गति जिसमें त्वरण होता है, ऐसी गति जिसमें त्वरण होता है उसको बोलते हैं त्वरित गति। और सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हमारा आवेश त्वरित गति कर रहा है, हमारे आवेश की गति में त्वरण आ रहा है, तो हम वहां पे एक बढ़िया सा प्यारा टॉपिक पढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या नाम होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब इसका मैं एकदम पूरा सारांश निकाल के आपके सामने रख रहा हूं, सुनो। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास, ठीक है, देखो, तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है, जब आवेश रुका होगा, पहला पार्ट जब आवेश रुका होगा, ठीक है, इसमें बात करेंगे। दूसरा पार्ट आता है जब आवेश गति कर रहा होगा, जब आवेश गति कर रहा होगा। और तीसरा पार्ट आता है आवेश गति कर रहा है लेकिन त्वरण के साथ में, ठीक है, दोनों को समझेंगे, तीनों को। सबसे पहला पार्ट यहां पे जो नाम आता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बाबू ध्यान को देखो, ध्यान से, अब डिटेल में पढ़ना है हमको, ठीक है, वहां तो मैंने हल्का हल्का बताया। अब यहां देखो, यहां पे ये क्या आया, स्टैटिक आया, क्या आया, स्टैटिक आया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। यहां पे सुनिए, यहां पे आप क्या पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, CURRENT, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, कौन, करंट। जब हम करंट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे जो हमारा आवेश होगा वो क्या करेगा, गति करेगा। क्या करेगा, गति करेगा, लेकिन त्वरण नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर ए का मान होता है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां पे क्या आएगा, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सुनना, यहां पर भी तो ए का मान 0 क्योंकि जब कोई चीज गति कर ही नहीं रही उसमें तो होगा ही नहीं, तो 0 आएगा। इस वाले पार्ट पे अब हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसका काम यहीं पे क्या करें, समाप्त करते हैं। इस दोनों पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा आवेश है वो क्या कर रहा है, विरामावस्था में। कहां पे है, विरामावस्था में। जब बाबूजी आवेश विरामावस्था में होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। देखो यहां पे नाम मेरा स्थिर वैद्युतिकी, तो यहां पे स्थिर वैद्युतिकी आएगा, ये क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा, इसका एक नाम और लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, या चलो यहां पे लिख दे और करके, और का मतलब अथवा। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब सुनो, देखो देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो, यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रो, यहां पर भी क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक। अच्छा, यहां पे लिखा है स्टैटिक्स, क्या लिखा है, स्टैटिक्स, और यहां भी क्या लिखा है, स्टैटिक्स। सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रो क्या लिखा है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक, और यहां भी क्या, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्टैटिक का मतलब स्थिर। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में स्थिर हो गया। क्या हो गया, स्थिर हो गया। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, तो अब परिभाषा बन जाएगी एकदम सिंपल से, भाई फिजिक्स यही तो है। अगर आप प्यार से समझ के फिजिक्स को पढ़ोगे तो बहुत आसान है, और सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो बहुत हार्ड है फिजिक्स। देखो, अगर आपसे कोई बोले कि क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिसिटी, या क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी, तो सिंपल सा आप बोलोगे कि जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब देखो भाई, तुम हिंदी मीडियम के हो ना, तो ये जब देख के घबराना नहीं भाई, बता रहे हैं हम आपको, ये सब मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, या तुम किसी मीडियम के हो, जब भी तुम किसी के सामने खड़े हो, अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले के सामने खड़े हो, तो हम ये ना कह सके कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, आनी है नहीं, आनी चाहिए, तो आपको सब आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब
स्टडी का मतलब अध्ययन करना, किसके बारे में? चार्ज के बारे में। लेकिन कब? जब वो कब हो? रुका हुआ हो। कब हो? रुका हुआ हो। तो जब आवेश रुका हुआ हो उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाबूजी ये आपके यहाँ पे नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे 12th में। कहां पढ़ेंगे? 12th में। ठीक है, अब जरा यहां पे आइए, तो यहां पे क्या रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। यहां पे इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी हमारे पास? इसकी परिभाषा ये हो गई, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ चार्ज। वही क्या? स्टडी ऑफ चार्ज। तो हमने लिख दिया स्टडी ऑफ चार्ज, बट एट मोशन, तो यहां पे आएगा इन मोशन, तो जाएगा इन मोशन। ठीक है, तो क्या होगा? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पूरा नाम क्या होता है हिंदी में? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी, इसके बारे में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या होगा? देखो भाई, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज मतलब पढ़ना चार्ज के बारे में ही है, पढ़ना चार्ज के बारे में ही है, बट यहां पे मोशन में पढ़ना है, गति में पढ़ना है, और यहां पे रुका हुआ पढ़ना है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास आवेश होता है, अगर आवेश रुका हुआ है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, और अगर आवेश गति कर रहा है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहां पे मैंने लिखा था विद्युत क्षेत्र, अभी पिछले मैंने लिखा था स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र। तो आवेश रुका रहेगा तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश गति करेगा तो क्या बन जाएगी? धारा, और उस धारा का कारण क्या बन जाता है? मैग्नेट, चुंबक। तो ये सब चीजें होती हैं, तो यहां पे आता है। ठीक है, बहुत प्यार से आराम समझा रहा हूं और आपको समझना है। अगर आपका ये जवाब आया कमेंट में, अगर आपने ये लिखा कि इंग्लिश की वजह है, इंग्लिश सर लिख रहे हैं, इंग्लिश नहीं लिखिए सर हिंदी बताइए, हिंदी तो लिख रहा हूं ना भाई, साथ में इंग्लिश भी लिख रहा हूं, तुमको इंग्लिश भी सीखना है। हर वर्ड की जो इंपॉर्टेंट है वो तो खास करके, तो हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सीखना है, ताकि अगर हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सामने खड़े हों तो हम ना घबराए, वो घबराए कि भी हिंदी में पता नहीं हमसे क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो इसे जल्दी से आप राइट डाउन करें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट मतलब स्लाइड के अंदर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आप देख सकते हैं क्या, कि मैं यहाँ पे बार बार क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, हर जगह इलेक्ट्री आ रहा है। क्या आ रहा है? इलेक्ट्री आ रहा है। इसका मतलब समझते हो? अच्छा, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। सर आपने तो हमको हेडिंग दिलवाया था आवेश, और यहां बता रहे हो इलेक्ट्रॉन। आवेश अलग बात है, इलेक्ट्रॉन अलग बात है। आवेश के अंतर्गत दो पार्ट आता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। सर आप बार बार इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों ले रहे हो? आप प्रोटॉन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तो भैया जी अभी बताता हूं इसको, क्योंकि जो हमारा विद्युत होती है या जो हमारे आवेश होते हैं, आवेश में जो विद्युत बनता है उसका रीजन सिर्फ एक है, और वो रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हर जगह पर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझिएगा बात ध्यान से, हर जगह पे इलेक्ट्रो, या पूरी किताबिया में आपको इलेक्ट्रिक आएगा, तो इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से। तो आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्यों नहीं? क्योंकि जो विद्युत धारा बन रही है, जो विद्युत धारा बनेगी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्यों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी धारा बनती। प्रोटॉन गति करे धारा नहीं बनती, प्रोटॉन गति नहीं करता, धारा क्या बनेगी? अभी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर बताते हैं आगे। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आया? आवेश। क्या आया? आवेश। तो इसका मतलब हमें आवेश के बारे में बात करना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से हेडिंग में हमारे पास चार्ज। चार्ज का मतलब आवेश। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, अब इसको मैं नहीं बोलने वाला हूं बार बार। अब हमारे पास एक नई चीज है, मैं उसको बोलूंगा, ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। क्या है नई चीज हमारे पास? वो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे पास क्या, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पे आपको पहुंचाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए और डेप्थ में जाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको और समझाना पड़ेगा, और मैं समझाऊंगा। सुनिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पदार्थ आता है।
क्या आता है? पदार्थ आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। अच्छा, जब हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जब आप किसी पदार्थ को तोड़ते हो, किसमें तोड़ते हो? छोटे छोटे कणों में। छोटे छोटे कणों में। जब हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, जब किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? अणु। क्या मिलता है? अणु मिलता है। अणु को इंग्लिश क्या होती है? मॉलिक्यूल्स होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूल्स होती है। अणु की इंग्लिश क्या होती है? मॉलिक्यूल्स होती है। जब हम अणु को भी तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं? छोटे छोटे कणों में। जब हम अणु को भी तोड़ते हैं छोटे छोटे कणों में, तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है परमाणु। क्या मिलता है? परमाणु। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? परमाणु लिख दिया। क्या लिख दिया? परमाणु। और परमाणु की अंग्रेजी क्या होती है? एटम होती है। क्या होती है? एटम होती है। एक बार रिवीजन। बाबूजी, पदार्थ को हमने तोड़ा। पदार्थ को हमने तोड़ा। जब हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो हम उसको, अच्छा, पदार्थ की इंग्लिश क्या होती है? मैटर। क्या होती है? मैटर। हमने जब पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ा तो हमको क्या मिल गया? अणु। क्या मिल गया? अणु। और जब हमने इन अणु को, मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ा तो हमको क्या मिल गया? परमाणु। क्या मिल गया? परमाणु। और जब हमने परमाणु को भी तोड़ा तो हमको 3 मूल कण मिल गए। कितने कण? 3 कण। तो यहाँ पे हमको 3 कण मिल जाते हैं। और आपको पता होगा, आपने जरूर जानते होंगे आप लोग इनके बारे में। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। चलो अभी लिख देते हैं। एक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन। एक का नाम क्या है? प्रोटॉन। क्या नाम है? प्रोटॉन। और एक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन है। जब परमाणु को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं हम लोग ई के ऊपर माइनस से। ई के ऊपर माइनस से। प्रोटॉन के ऊपर पी के ऊपर प्लस। और न्यूट्रॉन को लिखते हैं एन से, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन और ना तो प्रोटॉन, किसी ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पे जरा समझिए मेरी बात ध्यान से। पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो क्या मिलेगा? अणु। क्या मिलेगा? अणु। अणु को भी छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तो क्या मिलेगा? परमाणु। परमाणु को भी तोड़ेंगे तो सबसे सूक्ष्मतम कण क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए तो हमें पहले क्या बताया गया कि जो आवेश होता है वो किसी वस्तु का गुण होता है। अब देखो, आवेश में वस्तु का, तो ये कौन है? आवेश है। ये मिलेगा परमाणु, परमाणु मिलेगा तो अणु, अणु मिलेगा तो पदार्थ, और पदार्थ का मतलब वस्तु, पदार्थ का मतलब वस्तु। तो यहाँ पे ये चीजें हमने समझा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे आगे बात करेंगे। अब आगे बात करेंगे क्या? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज का मतलब आवेश के प्रकार, कि आखिर आवेश कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा, जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम होता है? पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव चार्ज। और इसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं? धनात्मक आवेश बोलते हैं। और एक का नाम होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो जब हमने देखा कि एक का नाम आ गया धनात्मक आवेश और एक का नाम क्या आ गया? ऋणात्मक आवेश, तो सर जब हम किसी वस्तु को तोड़ते हैं तो हमको अणु मिलता है, अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु मिलता है, और परमाणु को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, आवेश मिलते हैं। तो क्या आपने जो इनको ये बोला कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें क्या होता होगा? प्लस, तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे। इसमें क्या होता होगा? माइनस, इसलिए इसको माइनस बोलेंगे। तो ठीक है सर, हमने बोल दिया। तो क्या ये हमको दिखते हैं क्या? जब हम वस्तु को तोड़ेंगे तो क्या हमको दिखेंगे क्या? नहीं, ये हमको नहीं दिखेंगे। सर जब दिखेंगे नहीं तो आपने इनका नाम प्लस और माइनस रखा क्यों?
क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस पे अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि दो कण ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। तो उनको समझने के लिए एक का नाम रख दिया गया प्लस और एक का नाम माइनस। सर हम तो रखें गुणा भाग, नहीं गुणा भाग नहीं रख सकते हो, क्यों? क्योंकि जब प्लस माइनस रखोगे तो इनके जो गुण होंगे वो आपस में मिलके कट जाते हैं, ठीक है। जब प्लस माइनस होगा तो चिपक जाएगा, प्लस प्लस होगा दूर भागेगा, माइनस माइनस होगा भी तो दूर भागेगा। तो अब इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इनके बीच में क्या लगता है? बल। क्या लगता है? बल। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो अब हम आगे इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप राइट डाउन करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो आवेश होगा उसमें जब हम वस्तु को तोड़ते हैं तो पदार्थ से अणु, अणु से परमाणु, परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। अब यहाँ पे जरा हम बात करते हैं बहुत स्टार्टिंग से, बिल्कुल हमने देखा कि जब हमने पदार्थ को सबसे लास्ट में हमें क्या मिला? एटम मिला। क्या मिला? एटम मिला। एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। इसकी इंग्लिश क्या होती है? एटम होती है। एटम को हम कुछ इस शेप में बनाते हैं, गोले शेप में, ठीक है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो आपको ये बताया जाएगा, आपके केमिस्ट्री टीचर के द्वारा बताए जाएंगे सब चीजें कि ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे कुछ होता है, बाकी मैं सिंपल सा बिल्कुल आपको बना के समझा देता हूं, एक दो लाइन, ज्यादा लाइनें बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में नाभिक बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। ये हमने क्या बनाया? क्या है? हमने बनाया है एटम। क्या बनाया? एटम। और इसको बोलते हैं क्या है? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो परमाणु होता है। तो परमाणु के अंदर कितने कण होते हैं? तीन। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि परमाणु के अंदर कितने कण होंगे? तीन। एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन, और तीसरे का नाम क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो ये परमाणु है, तो इसका मतलब इसी परमाणु में तीनों कण पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो नाभिक होता है ना, नाभिक में हमारे पास दो कण उपस्थित होते हैं। नाभिक में कितने कण? दो कण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे होता है हमारे पास प्रोटॉन मतलब P प्लस, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। लेकिन 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 जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। कुछ इस प्रकार से, हमने काउंट करके नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही बनाया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इंग्लिश में। और नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर करते हैं। जो मैंने बाहर गोले गोले बनाए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं कक्षाएं। तो यहाँ पे जिस गति में जिस कक्षा में गति करेगा वो उसकी कक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है। वो सब बात की बात है। हमने समझना क्या यहाँ पे कि ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु। परमाणु में कुल मिला के मूल कण कितने? तीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होगा, जो न्यूट्रॉन होगा, वो कहां पाया जा रहा है? नाभिक में। कहां पाया जा रहा है? नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ऑर्बिट्स में गति कर रहा है। सुनने मेरी बात ध्यान से। सवाल आता है हमारे पास कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है आखिर वो गति क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वो नाभिक में क्यों पाए जा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में नहीं है, बाहर है, ऑर्बिट से कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। और वो चक्कर क्यों लगा रहा है? ये तो हमको यहाँ पे दो प्रश्न मिलते हैं। क्या? कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो नाभिक में क्यों पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर क्यों लगा रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसका सिंपल सा जवाब आएगा क्या? इसका कि जो हमारे पास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में
पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं क्यों? ठीक है, ये पहला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता है, बाहर चक्कर लगाता है क्यों? जरा बताइए क्यों होता है आखिर? तो दोनों का रीजन एक है, क्या? उसका नाम है द्रव्यमान। क्या नाम है? द्रव्यमान नाम है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? द्रव्यमान। और यहां पर भी आंसर क्या आएगा? द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान का मतलब होता है मास। द्रव्यमान का मतलब मास होता है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जो हमारा प्रोटॉन है, जो हमारा न्यूट्रॉन है, वो नाभिक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में नहीं पाया जाता, वो बाहर की कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। सवाल आता है क्यों? सवाल आता है क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका रीजन तो कौन है? द्रव्यमान। रीजन कौन है? द्रव्यमान। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ये मेन रीजन है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा होता है। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका द्रव्यमान कम होता है। इसका द्रव्यमान कम होता है। अच्छा सर, तो अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसलिए यहां नाभिक पाया जाता है। जी, तो ये जो नाभिक है, ये नाभिक है। यहाँ पे प्रोटॉन और कौन है? न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनका द्रव्यमान ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, उनका द्रव्यमान कम होता है। तो सर द्रव्यमान तो ठीक है, हमने मान लिया कि द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए वो यहां पाया जा रहा है, इसका द्रव्यमान कम है यहां पाया जा रहा है। लेकिन सर हमें यह बताइए कि इलेक्ट्रॉन गति क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आखिर गति क्यों कर रहा है? गति तो इसको भी करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा यहां पे होता है नाभिक, तो जो नाभिक होता है, नाभिक के कारण जो हमारे पास कण होते हैं, उनके ऊपर लगता है बल। क्या लगता है? बल। और उस बल का नाम होता है नाभिकीय बल। क्या नाम होता है? नाभिकीय बल। तो ये हो गया नाभिकीय बल। लेकिन नाभिकीय बल में एक तकलीफ होती है, एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है प्रॉब्लम? सुनो, जो नाभिकीय बल होता है, ये बहुत कम दूरियों के लिए लगता है। ज्यादा दूरी जाने पर इसका मान बहुत कम हो जाता है। लेकिन एक इसमें प्लस पॉइंट भी है कि कम दूरी के लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए जो नाभिकीय बल होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक का नाम होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या नाम होता है? प्रबल नाभिकीय बल। और एक का नाम होता है क्या? दुर्बल नाभिकीय बल। क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। सर एक ही बल दो टाइप का? जी बिल्कुल दो टाइप का। क्या? प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो जब दूरी हो कम, जब दूरी क्या होगी? कम होगी, तो वहां पे नाभिकीय बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो नाभिकीय बल है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन है? नाभिकीय बल है। कौन है? नाभिकीय बल है। लेकिन इसमें कमी यही है कि बहुत कम दूरियों के लिए कार्य करता है। बहुत कम। परमाणु जो 10⁻10 से नीचे कार्य कर, 10⁻10 में कार्य करता है। इसलिए अब यहाँ पे ये सब, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो ये नाभिक पाए गए, तो इनके ऊपर नाभिक का जो नाभिकीय बल है वो क्या है? ज्यादा। इसने जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर है। इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर है। अब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो नाभिकीय बल क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। तो दूरी कम तो नाभिकीय बल भी क्या हो जाएगा? दूरी कम तो नाभिकीय बल ज्यादा। प्रबल नाभिकीय बल, दूरी कम तो बल ज्यादा, और दूरी ज्यादा तो बल कम। तो यहाँ पे क्या होती है? दूरी ज्यादा होती है। तो जहां पे दूरी ज्यादा होगा वहां पे दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करेगा, और जब दूरी कम होगी तो वहां पे प्रबल नाभिकीय बल कार्य करेगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन गति करता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति नहीं करते। दूसरा कारण क्या है कि इन दोनों का द्रव्यमान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब हम आगे इसको आप जरा राइट डाउन करिए। इसके बाद मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेगा। एक बात और समझाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी उसका मेन कारण कौन है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप राइट डाउन करें, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी, तो हमने देखा यहाँ पे
आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। अब यहाँ पे जरा हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि जो आवेश गति कर रहा है उसके कारण धारा बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो गति कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। उसमें भी दो टाइप है। यहाँ पे जो हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पर उसे हम दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सुनो, देखो, जैसे कि यहां पे अगर हम एक ऑर्बिट सॉल्व बना दे, चलो ऐसे, देखो ये आग बन गया। देखो, तो ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के क्या बहुत ज्यादा पास है, नाभिक के क्या बहुत ज्यादा पास है, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली कक्षा में, वो क्या है? नाभिक से दूर है। तो इसका मतलब कि इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नाभिकीय बल लगेगा उसका मान क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। और इसके जो दूर होंगे उनके ऊपर जो नाभिकीय बल लगेगा वो क्या रहेगा? कम। क्या लगेगा? कम। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इसी नाभिकीय बल के आधार पे, इसी नाभिकीय बल के आधार पे इनको दो प्रकार से बांटा गया। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं यहां पर हूं या मेरे इस रूम में अगर कोई बच्चा बैठा होगा, तो अगर मैं उसको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो वो हमसे ज्यादा बंधा हुआ महसूस करेगा, हमसे ज्यादा कनेक्टेड रहेगा। बट मान लो जो दूसरे रूम है, यहाँ पे जो दूसरे हॉल है और भी जो क्लासेस हैं, वहां पे अगर स्टूडियो में अगर कोई बच्चा बैठा होगा, तो क्या उसको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी, और मेरी बातों को नहीं मानेगा। यही रीजन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पास में होता है उसके ऊपर नाभिकीय बल ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो नाभिक से दूर हैं, जो नाभिक से दूर हैं, उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको समझना मेरी बात ध्यान से। क्या कि एक तो पता चल गया हमको क्या कि जो विद्युत धारा बन रही है उसका कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी दो टाइप के इलेक्ट्रॉन, कौन कौन सा? एक बद्ध और एक मुक्त। एक बद्ध और एक मुक्त। तो सर जरा बताइए इन दोनों में से कौन सा है? तो याद रखिएगा आज के बाद कि जो विद्युत धारा बनती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में भी बनती है तो बनती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, बद्ध इलेक्ट्रॉन कारण नहीं बनता। बद्ध इलेक्ट्रॉन कारण नहीं बनता। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स को छोड़ करके अलग में गति करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पे क्या बनेगी? विद्युत धारा बनेगी। इसीलिए जो विद्युत धारा का मुख्य कारण है वो कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? 3 मिनट के भीतर समराइज कर देता हूं। क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा कुल मिलाकर के आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश। तो आवेश की कई सारी स्टेट्स है। सबसे पहले आवेश रुका रहेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर आवेश क्या करे? गति, तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें धारा बन जाएगी। देखो ना, उसकी इसीलिए गति कर रहा है। तीसरा क्या बनेगा हमारे पास? त्वरित गति, तो उसमें बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इतना हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आखिर आवेश होता क्या है। तो हमने पढ़ा कि आवेश किसी वस्तु का अवगुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसके प्रभाव को अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। दूसरा पार्ट। तीसरा हमने क्या पढ़ा? आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हमने देखा आवेश कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमने वहां पर पढ़ा। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं यहां पे आपको, जैसे मान लो NaCl, तो ये हो जाएगा Na पे प्लस और प्लस Cl पे माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये चीज हो गया। इलेक्ट्रॉन में भी अच्छा, तो मेन रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन। धारा बनने का मेन रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे देखो, सबसे पहले धारा बनने का मेन रीजन कौन है? आवेश है। कौन है? आवेश है। और आवेश में भी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आवेश में भी कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में भी कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चांदी, सिल्वर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि चांदी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अच्छा सुचालक, उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा वस्तु का गुण। इसीलिए परिभाषा में क्या आता है? वस्तु का गुण। देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो वहां पे आवेश का मान भी ज्यादा, तो उसका मान भी क्या? गुण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने इतनी सारी चीजों को पढ़ा।
तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या करें, इन सभी चीजों को अच्छे से आप पढ़ सकते हो। नोट्स आपको डिजिटल हैंड रिटन मेरे द्वारा लिखी गई नोट्स आपको प्रोवाइड होंगी। कहां पे मिलेंगी? वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां पे ऐड हो सकते हो हमसे और वहां पे आपको सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बबुआ लोगों को जय हिंद। ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।